तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका इन प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। देखिए 9th क्लास के बच्चे हैं जिनसे प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। ये इनका पहला इंटरव्यू है। यदि इनसे कोई फॉल्ट भी होता है समझिए, छोटे बच्चे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि बायोलॉजी जो होता है उसका स्पेलिंग बताना है। कौन बताएगा बायोलॉजी का स्पेलिंग? बताइए। BIOLOGY। बायोलॉजी में सोच के थे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो अब बताइए जीव विज्ञान किसे कहते हैं? बताइए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड। और सबसे पहले अब बायोलॉजी तो पता चल गया जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर जीव विज्ञान का खोज किसने किया, बायोलॉजी खोज किसने किया? अरस्तु ने। वेरी गुड। अरस्तु ने खोज किया था। और साथ साथ अब यहां से कहानी शुरू होती है कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या है? बताइए। कोशिका जीव द्रव्य से बनी हुई एक रचना है जिसके अलग अलग रासायनिक तत्व संयोजन करके यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं उसे जीव। कोशिश अच्छा है। और कोई बताना चाहते हैं? कोशिका बताइए। कोशिका जीव द्रव्य से बनी हुई एक संरचना है जिसमें अलग अलग प्रकार के और कोई बोलिए कोई नहीं। कोशिका जीव द्रव्य से बनी हुई एक संरचना है जिसमें अलग अलग प्रकार के रासायनिक तत्व संयोजक कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अच्छा, अब यौगिक का वर्ड आ रहा है। यौगिक किससे कहते हैं, कोई बताएंगे? कोई बताना चाहते? बताइए। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक वो होता है जो जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, जैसे जल और लवण। और कार्बनिक यौगिक वो होता है जिसमें कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है, जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। क्या बात है, वेरी गुड। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए इस बच्ची के नाम पे। और यहाँ से प्रश्न जो था वो केमिस्ट्री से मैंने उठा लिया कि यौगिक किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को बाहर के विचार से एक निश्चित अनुपात पर मिलाते हैं तो उसके रासायनिक संयोग के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और यौगिक में जो तत्व होते हैं वो निश्चित होते हैं। आपने पढ़ा होगा तत्वों के बारे में। और तत्व भी किसे कहते हैं आप सभी को बताया गया कि अभी तक लगभग 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है, खोज हो चुका है, जिसमें हमने देखा था कि तत्व क्या है। तत्व शुद्धतम और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्य में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व को अन्य टुकड़े में हम नहीं तोड़ सकते हैं। तत्व ऑलरेडी छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है। अब प्रश्न यह उठ जाता है कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? चलिए बताइए बेटा आप। क्रिस्टियन डी डवे। और कोई बताना चाहेंगे? बताइए। रॉबर्ट हुक ने देखा था सबसे पहले। सही बात है। अच्छा बताइए कि कोशिका को क्या हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं? उसके लिए कि एक डिवाइस लगता है, कि यंत्र लगता है। उस यंत्र का नाम क्या है? क्या है? सूक्ष्मदर्शी। अब बताइए सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है। अब बताइए कि सूक्ष्मदर्शी क्या है या सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? बताएंगे? 8 क्लास में पढ़े होंगे, 9 में नहीं, 8 क्लास में होगा। बताइए। सूक्ष्मदर्शी वैसा होता है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा। और सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जो विशेष प्रकार का यंत्र बना होता है उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम प्रस्थान करके आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका तो हमने सीख लिया कि कोशिका जो होती है वो जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। अब कोशिका का एक समूह होता है, उस समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहते हैं। ऊतक को कोई परिभाषित करेंगे कि ऊतक की परिभाषा क्या है? बताइए। एक जैसी रचना और एक जैसे कार्य करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। एक जैसी रचना और एक जैसे कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब ऊतक कोशिका तो हो गई। अब आप मुझको बताइए कि पादप कोशिका किसे कहते हैं? कोई बताएंगे? बताइए बेटा। जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। वैसे कोशिका जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? या नॉर्मल आप अपने परिभाषा के अनुसार बना सकते हैं कि पेड़ पौधों के अंतर्गत पाए जाने वाले कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पादप कोशिका के नाम से जानते हैं। अब बताइए कि जंतु कोशिका किसे कहते हैं? बताओ बेटा। जीव जंतु में और मनुष्य में पाई जाने वाली कोशिकाओं को जंतु कोशिका कहते हैं। वेरी गुड। जो वैसी कोशिकाएं जो जीव जंतु में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जंतु कोशिका कहते हैं। अब आपसे कंपेयर कराएं, हम तुलना करवाएं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन कोशिका बड़ी होती है,
क्या जवाब दीजिएगा? पादप कोशिका। हाउ, कैसे? क्योंकि पेड़ पौधे बड़े होते हैं। पेड़ पौधों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। चलिए अच्छी बात है। अब चलिए आपके ज्ञान को आकलन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बताइए कि शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हैं? हाँ? नहीं देखे हैं ना? पढ़े हैं शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में? बताएंगे शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना होता है? 170 गुणे 135। 170 गुणे 135। चलिए अच्छी बात है। और इसी के आधार पर प्रश्न पूछते हुए प्रश्न की श्रेणी में ही अगली श्रेणी आज जो आती है उस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। उस प्रश्न को पूछने से पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं। कोचिंग पढ़ने आते हैं उससे पहले, आप इंस्टीट्यूट पे आते हैं उससे पहले क्या आप अपने पेरेंट्स का आदर सत्कार करके आते हैं, पैर छू के आते हैं? कोई है जो? और ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि दुनिया में भगवान तो होते हैं लेकिन सबसे पहले माँ बाप जो भगवान होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। तो हम कितना पढ़ लें ये कोई मायने रख, लेकिन हमें नैतिक शिक्षा भी कुछ हमारे पास होनी चाहिए जो हमारे सम्मान को व्यक्त करता है। ये ध्यान रखिएगा। तो किसी का माँ बाप का पैर छूने से कोई छोटा नहीं होता, ये तो ध्यान रखिए। ये मत समझिए कि हम बड़े हो गए हैं तो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वही दुनिया के सबसे बड़े योद्धा होते हैं। माँ जो होती है दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। अब पिता जो होता है उसके पिता को आपको लगता है कि पिता हमेशा टॉर्चर करते हैं, आपको डांट लगाते रहते हैं, लेकिन पिता की कमी उनसे पूछिए जिनके पास पिता नहीं है, उनको कितना बड़ा आभास होता होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम आगे प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए हम बताएंगे ईआर क्या होता है? ईआर का मतलब कोई समझते हैं? ईआर किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम कहते हैं। अब ईआर के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। लेकिन ईआर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं। किसने बोला ना? बताइए नाम जरा। अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। चलिए आप कमेंट भी करते रहे भाई कि बच्चों का इंटरव्यू आप सभी को कैसा लग रहा है। और इस इंटरव्यू का मेन मोटो यह है कि बच्चों के अंदर जागरूकता लाई जाए ताकि अपने सिलेबस पाठ्यक्रम को मुंजबानी याद रख सकें। और हम सभी को पता है कि हम जो सीखते हैं वो किसी दूसरे को भी सिखाने की क्षमता होनी चाहिए, वो तभी हमारी पढ़ाई सफल मानी जाती है। अब कोई हमें बताएं कि SER क्या होता है? SER का मतलब क्या होता है? चलिए साइलेंस बताइए जरा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी क्या होता है बताइए? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। वेरी गुड, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। क्योंकि स्मूथ का मतलब ही चिकनी होती है, चिकना होता है। चिकने का मतलब सॉफ्ट, मुलायम। अब एक बचता है RER, कोई बताएंगे RER का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आते हैं हम जस्ट पढ़ते हैं WBC क्या होता है? WBC का फुल फॉर्म बताएंगे? क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। चलिए अच्छी बात है। और RBC क्या होता है? RBC का फुल फॉर्म कोई बता दीजिए। रेड ब्लड सेल्स होता है। अब यह तो हो गया कि RBC WBC। और मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए कि जो बायोलॉजी हम पढ़ते हैं उस बायोलॉजी को पढ़ते ही समय आपके शिक्षक ने जो भी आपको पढ़ाया होगा उसमें एक जानकारी आपको दिए होंगे कि जब भी बायोलॉजी को पढ़िएगा हमेशा अपने आसपास के वातावरण से उसको, अगर पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं तो पेड़ पौधे से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं उस टॉपिक को अपने आसपास के वायुमंडल, आप अपने आसपास जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में ढूंढने का प्रयास करिएगा। और ये जो शिक्षा होती है, जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं आसपास प्रत्येक चीजों में आप स्टडी ढूंढना शुरू कर देंगे ना तो आपको कोई इंटेलिजेंट होने से रोक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अब बताइए कोशिका कौन सी कोशिका जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। चलिए अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हुए हमारे पास यह जानकारी मिल जाती है क्योंकि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैप्टर नंबर 2 को भी देख के आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि चैप्टर नंबर 2 में क्या जानकारी मिलेंगी। और साथ साथ देख लीजिएगा कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका तो आपने बता दिया, आत्महत्या की थैली बता दिए, लेकिन लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? कोई बताएंगे? अभी कोई लड़की मुझसे बताई थी, बताइए बेटा। तो क्रिश्चियन डी डवे ने 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। चलिए अच्छी बात है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यह बता दीजिए कि जो कोशिका होती है, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया होता है? कोई बताएंगे? अध्ययन के दृष्टिकोण से कोशिका को कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। नाम बताएंगे? बताइए। कोशिका झिल्ली,
और कोई? कोशिका भी थी। कोशिका भित्ति। और एक बता दीजिए कोई? कोशिका द्रव्य कि केंद्रक? केंद्रक होता है भाई। देखिए थोड़ा सा फॉल्ट आप लोग मत करिए, आप लोग पढ़ के रिवीजन करिए क्या, ये रिवीजन बिकॉज योर रिवीजन डिसाइड्स योर डिवीजन। आप रिवीजन करिएगा। अब ये मत समझिए कि हम 9th में हैं, नहीं, आप समझिए कि आप 10th के प्रोसेस में जुड़ गए हैं। और जो बच्चे 9th में नहीं सुधरे बेटा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इसी बात पे किसी ने सच ही कहा है कि जो करते हैं कल, मान के चलिए कि जो करते हैं कल समय जाता है टल, जो करते हैं कल समय जाता है टल, जो करते हैं परसों बीत जाते हैं बरसों, और जो करते हैं आज वही आने वाले समय में करते हैं राज। ये बात ध्यान रखिएगा। दिस डायलॉग कॉपीड बाय खान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।